नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स, मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय रहेगा, जिसमें हम सभी चर्चा करेंगे डॉक्टर के परिचय पर, डॉक्टर के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल, ई परामर्श से जुड़ी आवश्यक जानकारी, वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी। तो अब मैं आप सभी को डॉक्टर ऋतिक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। सर ने अपना एमबीबीएस श्रीमती काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज पुणे से 2014 में कंप्लीट किया हुआ है। सर ने अपना एमएस शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर से गुजरात से 2020 में कंप्लीट किया हुआ है। इसके साथ ही सर के 6 महीनों का एक्सपीरियंस आपके स्क्रीन पर दर्शाया गया है, जो कि कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर ने काम किया। अब मैं इस डिस्कशन में डॉक्टर श्रद्धा को ऐड करूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा पांडे है और आप सबका स्वागत है आज हमारे डिजिटल वेबिनार में, जिसका नाम है नो योर डॉक्टर, मतलब अपने डॉक्टर के बारे में आपको जानना है जिनके साथ आप काम करते हैं हमारे ऑनलाइन ई चिकित्सा मित्र में। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि ई चिकित्सा मित्र एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें दूर दराज के सारे मरीजों तक पहुंचने का मौका मिलता है। और वो मरीजों को कितना फायदा इस चीज से होता है कि वो इस पूरे देश में दूर दूर से जो अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं उनसे डायरेक्ट वो बात कर पाते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले पाते हैं, जो कि ऐसे संभव नहीं था पहले। अब आज हमें ये इस बारे में जानेंगे कि जो है डॉक्टर्स के द्वारा जो उन्हें ई परामर्श मिलता है तो उसमें हमें क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। आज जो हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋतिक गांधी सर हैं। जैसा कि माधुरी जी ने पहले ही बताया है कि ऋतिक सर ने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है 2016 में, फिर उन्होंने 2020 में अपना एमएस कंप्लीट किया है। वो एक गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पेट और पेट के आसपास जो भी अंग शरीर के होते हैं उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान डॉक्टर गांधी के पास आपको आसानी से मिल जाएगा। यही उनका स्पेशलाइजेशन है कि पेट और पेट के से जुड़े आसपास के जो भी अंग हैं, जैसे आप लीवर समझ लीजिए, मतलब उदाहरण के तौर पर, इन सब चीजों से जुड़ी समस्याओं का समाधान आपको डॉक्टर गांधी के द्वारा प्राप्त होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पेट की समस्या पे हमने ये क्यों रखा है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी डाटा उठा के देख लेंगे तो पेट की समस्या से इस देश के कम से कम 22% लोग ग्रसित हैं। तो इसका मतलब ये छोटी सी बात नहीं है। तो इसीलिए इस सेशन को जानना बहुत जरूरी है कि पेट से जुड़ी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, क्योंकि हर समस्या पेट से शुरू हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो इसमें मैं सर को शामिल करूंगी। ऋतिक सर, गुड आफ्टरनून सब लोग। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नो योर डॉक्टर सेमिनार में। सर आज आप शुरुआत में सर कुछ अपने बारे में बताएं, जैसे आपका एजुकेशन, स्कूलिंग और आपके बारे में सर थोड़ा हमें बताएं। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर ऋतिक परेश गांधी है। मैंने मेरा एमबीबीएस किया है श्रीमती काशीबाई नवले पुणे से। फिर मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वडोदरा से, और अभी मुझे 1.5 ईयर यहाँ पे पुणे में वापस शिफ्ट हुआ हूँ। सिम्बोसिस हॉस्पिटल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अभी मैं काम कर रहा हूँ। कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले 3 साल से अपर जीआईस्कोपी, लोअर जीआईस्कोपी, लैप्रोस्कोपी में डील किया है। सभी गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम से मैं डील करता हूँ। ओके, ठीक है सर। तो सर जैसे कि आप हमारे एमएसओ को सर ये बताएं कि जो ई परामर्श वो करते हैं, मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसे वो कराते हैं, तो इसमें सर किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि सर कोई प्रॉब्लम ना आए और इजीली कंसल्टेशन, आराम से कंसल्टेशन भी हो जाए। ओके, सबसे पहली बात तो है कि ई कंसल्टेशन सिर्फ फायदा इसी के लिए है अगर कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को,
पर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम ई कंसल्टेशन पे डील नहीं किया जा सकता है। जैसे पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है और उसको आपको कंडीशन दिख रही है पेशेंट की कि बहुत गंभीर है, और अगर आप उनको कंप्यूटर के सामने खड़ा रखते हो कि आप टेली कंसल्टेशन करो, तो ये गलत होता है। उस टाइम पे पेशेंट को फिजिकली डॉक्टर को जाके दिखाना जरूरी है। ई कंसल्टेशन उन्हीं पेशेंट में काम आता है जिन पेशेंट को काफी लंबे टाइम से एक ही प्रॉब्लम है। कोई इमरजेंसी नहीं हो तो ई कंसल्टेशन सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा सुविधा है रूरल पॉपुलेशन में। ठीक है, पर जो इस समझो कोई पेशेंट आ रहा है और बहुत उसको दर्द हो रहा है, कम से कम 3-4 बार उल्टी कर रहा है, बहुत हालत खराब है उसको, तो उनको ई कंसल्टेशन के लिए मैं बोलूंगा मना कर दीजिए और उनको तुरंत हॉस्पिटल, आसपास के हॉस्पिटल में जाके होके भर्ती होने कीजिए। ठीक है सर। अच्छा सर, तो मतलब सर आप मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो पेशेंट इस दिखाने के योग्य ना हो, खड़ा नहीं हो सकता, अपनी बात यस, नहीं बताने की हालत में हो, उसको जो है ई कंसल्टेशन नहीं होना नहीं, चाहिए, लेकिन बाकी सबको हम ई ई कंसल्टेशन कंसल्टेशन करा करवा सकते। सकते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, जैसे कि सर आपने जैसे बताया कि आपने मतलब ई कंसल्टेशन में ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सर इसके अलावा ये बताएं कि जो पेट से जुड़ी सर जो बीमारियां होती हैं, तो सर ये जो है किस मौसम में किस तरह की बीमारियां होती हैं जो पेट से जुड़ी होती हैं, जो सबसे ज्यादा सामान्यतः लोगों में देखी जाती हैं? देखो, सबसे बड़ी अभी भारत देखा जाए तो पेट की बीमारी ज्यादातर बारिश के सीजन में ज्यादा होती है। ठीक है, बारिश के सीजन में सबसे कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट बोलता है वो है दस्त लगना। हम्म। दस्त लगना, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सारा पानी बाहर के खाने में मिलाया जाता है, तो वो फिल्टर नहीं रहता है, इसके लिए उसके अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रो होते जाते हैं। उस वजह से पेट की समस्याएं बारिश के मौसम में ज्यादा होती है। और गर्मी के सीजन में क्या होता है, जो अपना एपेटाइट होता है, जो खाना खाने की शक्ति होती है, वो अपने आप गर्मी के कारण कम हो जाती है। तो पेशेंट कई बार खाना कम खाता है तो उनको लगता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो ऐसे तो कोई मौसम में टिपिकल सिम्टम्स आना है तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो भी खाए उसको अच्छे से अगर खाना खाते हैं, लिमिटेशन में खाना खाते हैं, तो आपको कोई पेट की समस्या नहीं होगी। और पेट की समस्या बहुत बार जेनेटिक भी होती है, हेरिडिटरी भी होती है, बहुत बार हेरिडिटरी होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक मौसम में स्पेसिफिक ध्यान रखना है। जैसे कि गर्मी के सीजन में तुमको पता है कि पानी, डिहाइड्रेशन, पानी ज्यादा पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। ठंडी के सीजन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सब खा सकते हो क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म अपने आप फास्ट होते रहता है। बारिश के मौसम में तुमको ध्यान रखना है कि पानी जितना हो सके बाहर का कम पिया करे। ठीक है ठीक है। सर। हाँ, ओके। तो सर जैसा कि मतलब आपके सर बताने का मतलब ये है कि अलग अलग मौसम में पेट की अलग अलग समस्याएं होती हो हैं, सकती तो है, हर मौसम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि ध्यान किस रखना है। मौसम में हमें किस किस बात का ध्यान रखना है। जैसे सही है। गर्मी में सर आपने बताया, बारिश में बताया, है ना? तो सर अब जैसे हम ये जानना चाहते थे कि एमएसओ को सर ये जानकारी आप दें कि जो पेट की जो भी समस्याएं होती हैं, तो ऐसे कुछ लक्षण हो कि सर जब कोई मरीज उनके पास आए दिखाने के लिए, तो हम्म वो ये कैसे समझ सकते हैं कि ये एक पेट का मरीज है और इसको हमें एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट को या पेट के डॉक्टर की स्पेशलिस्ट को हमको दिखाना चाहिए। सर हम्म वो कैसे इस बात को, लक्षणों को पकड़ सकते हैं कि वो आपको दिखाने के बारे में मतलब वो पेशेंट को दिखाएं? अच्छा, सबसे पहले पेशेंट कोई भी मेडिकल स्टोर में जाता है या कोई डॉक्टर पे जाता है तो वो क्यों डॉक्टर के पास जा रहा है? उसके पास दो कारण होता है। एक तो पेशेंट को दर्द होता है बहुत, पेशेंट दर्द सहन नहीं करता है। दूसरा कारण है पेशेंट ये बोलता है कि मुझे सुबह से बहुत उल्टियां हो रही है। तीसरा कारण है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे उल्टी जैसा हो रहा है पर उल्टी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है, पेट दर्द, उल्टी और उल्टी जैसा होना, ये कहीं ना कहीं एसिडिटी, पेट संबंधित या इंटेस्टाइन संबंधित जरूरी माना जाता है। तो जब भी एमएसओ के पास कोई पेशेंट आ रहा है, पेट दर्द बोल रहा है, उल्टी बोल रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, पेट फूलना बोलता है, दस्त लगना बोलता है, 3-4 दिन तक दस्त लगते ही नहीं है, तो ये सब कारण के लिए उनको गैस्ट्रोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए।
ठीक है सर, जैसे आपने दो तीन बातें हमको बताई कि पेशेंट का पेट दर्द हो रहा है, उसको उल्टी जैसा लगता है, और या उसको बहुत जैसे पेट जैसे भरा भरा या फूला फूला सा लगता है। सर इसके अलावा जैसे कुछ और बातें सर, कुछ और जैसे कि लक्षण सर आप बताएं कि जिससे वो ये समझ समझ पाए कि उन्हें जो है स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा सर कुछ आप बताना चाहेंगे, एक दो देखो लक्षण बहुत और? बार कैसा होता है, पेट में 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 9 क्वाड्रेंट्स वो माना जाता है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आता है बोलता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, पर पेट दर्द पीछे की तरफ, कमर की तरफ जा रहा है, तो एक हम प्रोविजनल डायग्नोसिस ये बना सकते हैं कि पेशेंट को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज, जब पेशेंट बोलता है कि मुझे पेट में नाभि के नीचे राइट साइड में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो भी स्टोन रिलेटेड हो सकता है या अपेंडिक्स रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पेशेंट का दर्द कौन से भाग में ज्यादा हो रहा है। उस लिए जो भी पेट का दर्द है या मसल दर्द है या कमर दर्द है, उससे पता चल जाएगा। क्योंकि जो भी खाना हम जिधर से खाते हैं उधर से ही तो वो सिम्टम्स आएंगे, जैसे उल्टी, फिर मलमल होना, ये सब पेट रिलेटेड रहते हैं। ओके, ठीक है सर। जैसे कि आपने जो सिम्टम बताए सर, जैसे उसमें आप पेट में जैसे सर जलन होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा लोगों को होती है। तो सर जैसे बहुत लोगों को होती है कि अभी अभी हुई है, रिलीफ हो गया, कुछ ले लिया। लेकिन सर बहुत लोग को जैसे बहुत लंबे समय से ये सारी चीजें होती, जैसे जलन होना, या जो है उनको सर एसिडिटी बहुत रहती है, और लंप जैसा जैसे गांठ जैसा कुछ उनको लगता रहता है कि मैं दबाता हूँ तो पेट कड़ा कड़ा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके की सर बातें पेशेंट आते बताते हैं। तो सर इसके विषय में सर आप कुछ बताएं कि कैसे हम इसमें कैसे मदद करें मरीजों की, हमारे एमएसओ कैसे मदद कर सकते हैं ऐसे ओके, पेशेंट? ठीक है। कभी भी कोई भी पेशेंट आता है बोलता है पेट में जलन हो रही है, कुछ हो रही है, और हम लोग दे देते हैं उनको सिरप जेलुसिल या एसिडिटी की दवाई, कोई पैन डी या पैन 40 दे देते हैं। हम्म। पेशेंट ज्यादा से ज्यादा ये दवाइयों को 3 महीने तक ले सकता है। 3 महीने के बाद भी अगर वो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे अभी भी दर्द हो रही है, तो उनको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास इसलिए रेफर करना होता है क्योंकि अपर जीआई स्कोपी एक दूरबीन द्वारा पूरा पेट का जांच और इसोफेगस का जांच करता है। वो जांच में अपने को पता चलता है कि पेशेंट को अंदर अल्सर है क्या। सबसे, जैसे कि अभी कोई कोई स्टेट है, जैसे गुजरात मान लो, यूपी मान लो, बाद में मध्य प्रदेश मान लो, जैसे कि गुजराती लोग जो होते हैं वो ज्यादा मीठा खाना खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो उनमें ये सब प्रॉब्लम थोड़ी कम दिखती है। यूपी और एमपी में क्या होता है, लोगों को बहुत सेव खाने की, पापड़ अचार खाने की बहुत आदत होती है, तो उस चीज के कारण इनको ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखाई जाते हैं। तो इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले, सबसे पहले दवाई देने के पहले पेशेंट को समझाओ कि रात में खाना खाने के 3 घंटे के बाद ही उनको सोना है। रात के समय पे तीखा तला हुआ बिल्कुल खाना नहीं है, थोड़ा कम खाना। अभी ऐसा तो बोल नहीं सकते कि बिल्कुल ही मत खाओ, तो थोड़ा लिमिटेशंस रखना चाहिए कोई भी खाने की चीज में। और इतना सब करने के बाद भी अगर 3 महीने के बाद दवाई देने के बाद भी अगर नहीं होता है, तो पेशेंट को डेफिनेटली गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही अपने को पता चलेगा कि अल्सर कितना है पेशेंट को। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो मतलब आपका ये है कि अगर कोई जो जैसे झट से आराम के लिए अगर पेशेंट कुछ ले भी रहा है कि उसको आज दिक्कत हुई, उसने कोई सिरप वगैरह पी लिया, लेकिन सर अगर बीमारी 3 महीने से ज्यादा वही की वही बनी हुई है, तो उसको स्पेशलिस्ट को तुरंत रेफर किया जाए, यस, है ना? क्योंकि सर वो आगे भी उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जो हो ऊपर से सकती है। नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर। सर जैसे कि आपने जो चीजें बताई कि ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, तो सर क्या कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं इन लक्षणों से जुड़ी हुई जो अक्सर पेशेंट को होती रहती हैं, पर उनको उनको नहीं अंदाजा रहता है? तो जैसे एमएसओ ये चीज कैसे समझ सकते हैं कि ये बीमारी है, ये बीमारी, ये बीमारी है? ऐसी सर कुछ कॉमन या थोड़ी सामान्य बीमारियों के सर आप हमें बताएं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर पेशेंट इस तरीके की समस्या लेके आ रहा है। ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले कोई कोई पेशेंट आते हैं तुम्हारे एमएसओ के पास, तो वो लोग ये बोलते हैं कि सर खाना खाने के बाद पेट फूलता है। ठीक जी। है। अभी हम्म। उसमें भी प्रॉब्लम कैसा होता है, जेंडर प्रॉब्लम होता है, फीमेल्स अलग होते हैं, मेल्स अलग होते हैं। अगर 40 साल की ऊपर की फीमेल अगर बोल दी है कि खाना खाने के बाद पेट फूलता है, खट्टी डकारें आती है, ठीक है, उल्टी जैसे होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनका जो पित्त का थैली होता है उसमें पथरी होने के चांसेस होते हैं।
ये फीमेल्स में 40 साल के फीमेल के ऊपर सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है। 40 साल के नीचे जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि सर मेरा पेट फुला हुआ ही है, भले खाना खाओ या खाना नहीं खाओ। तो हाँ पेट फुला रहना और वजन कम होना अचानक पिछले 3-4 महीने में, ये दर्शाया जा सकता है कि उनको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। कोई कोई पेशेंट आता है कि सर मुझे महीना भर पेट साफ होता है, पर उसके 3-4 दिन के बाद दस्त लगता है, वापिस मेरी गाड़ी नॉर्मल आती है। इसका ये प्रॉब्लम है कि इनकी जो अतड़ी है उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो सकता है। ठीक है। तो ये 3 सबसे ज्यादा इजीली पहचाने जा सकते हैं। अभी कोई बोलता है जैसे कि पेट में गांठ महसूस हो रही है, तो जी अभी ये सर। जो पेट में गांठ महसूस हो रही है इसका अंदाजा तो कहाँ गांठ है, पेट के बीचों बीच गांठ है, पेट के साइड में गांठ है, वो अपने को सोनोग्राफी पे पता चल सकता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, आपकी बात हम लोगों ने समझ ली है कि जो सबसे कॉमन, सबसे सामान्यता होने वाली समस्याएं हैं वो हमें इस तरीके से समझ में आएंगी जब हम पेशेंट से सवाल पूछेंगे। 2-3 सवाल जो जरूरी जब उससे पूछेंगे तो हमें इसका अंदाजा हम आराम से लगा सकते हैं कि इसको ये परेशानी है और हमको इसे स्पेशलिस्ट को अब दिखाना है। ठीक है। सर अब ये सर जैसे कि एक तो बात हो गई कि सबको ये पता है कि आप एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। तो सर जैसे इसमें आप ये भी बताएं कि पेट के अलावा और कौन कौन से अंग हैं जो आपके एक्सपर्टीज में आते हैं, जो देखो, आपके द्वारा इलाज जिनका किया जाएगा। ओके, तो मेरा गैस्ट्रो के अलावा मैंने यूरोलॉजी में भी मेरी फेलोशिप हुई है। ठीक है। जैसे कि किडनी स्टोन, कोई भी पेशाब रिलेटेड संबंध, जैसे कोई कोई 70 ईयर्स के पेशेंट बहुत आते हैं कि सर रात में सोने के बाद मैं 3-4 बार उठता हूँ यूरिन पास करने के लिए। ठीक है। ये भी मेरा एक स्पेशलिटी है, किडनी मेरी स्पेशलिटी है। उसके अलावा जो भी जनरल सर्जरी में आता है ओवरऑल कि कहीं पे भी गांठ है, वो गांठ किस चीज की है, वो भी मेरी स्पेशलिटी है। ठीक है सर। सर मतलब जैसे कि पेट के अलावा किडनी, सर लीवर भी आप देखते हैं? यस। लीवर से जुड़ी समस्याएं भी आप देखते हैं? सर यस। मतलब पेट के आसपास जो भी अंग होते हैं जैसे सब पैनक्रियाज हो गया या पित्त की थैली फैली वगैरह, हो ये गई। सारी चीजें आप सब देखते हैं? यस। है ना सर? हाँ, और आंतें वगैरह, चाहे छोटी आंत हो बड़ी आंत हो, सब कुछ आप सब 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 कुछ आप देखते हैं? यस। ठीक है सर। ठीक है। सर जैसे कि ये इस बारे में सर थोड़ा सा मेडिकल स्टोर को ये बताएं कि सर जैसे जब पेशेंट आता है कभी कभी, तो सर क्या होता है कि वो उसको होती तो पेट की समस्या है, पर वो बताता जो है वो पेट से जुड़ी हुई बात नहीं होती है, लेकिन असल में तो वो पेट की समस्या होती है। तो सर ऐसे में हमारे एमएसओ ये कैसे समझ पाएंगे कि ये जो बता रहा है असल में ये पेट से जुड़ी समस्या है? भले ये बता कुछ और रहा है कि मेरे सीने पे जलन हो रही है या कुछ ऐसा ये बताया, पेशेंट बताता है, लेकिन उससे ये नहीं पता होता है कि ये उसके पेट से जुड़ी समस्या है। तो हमारे एमएसओ ये सर ये कैसे समझ सकते हैं? देखो, ये बहुत रेयरली होता है, क्योंकि पेशेंट अगर आता है पेट की समस्या है, वो तो अभी वो दो चीज बोल सकता है। एक तो सीने में दर्द हो रहा है। ठीक है। हम्म। अभी वो सीने में दर्द हो रहा है, वो 40 साल के ऊपर वाला मेल है या फीमेल है हम्म। उसके ऊपर। क्योंकि हम्म। सीने में दर्द अगर 30 साल का बच्चा आके बोलेगा तो तुम लोग सबसे पहले एसिडिटी के बारे में सोचोगे। जी जी सर। पर 40 साल के ऊपर वाला बोलता है कि सीने में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो तुम लोग हार्ट अटैक के बारे में भी सोच सकते हो। जी 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 उसके लिए सर। तुमको फिजिशियन के पास पहले रेफर करना होगा पेशेंट। जी दूसरी बात, सर। कभी कोई पेशेंट आके बोलेगा कि उल्टी आ रही है ये, तो उल्टी भी डायरेक्टली ऐसा देखा जाए तो पेट के साथ रिलेटेड तो नहीं है। हाँ। ठीक है। कोई खाने के बाद भी तो उल्टी हो सकती है। जी 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 तो वो जी उल्टी किस कारण है वो तो तुमको डॉक्टर ही बता सकते हैं। जी सर। ठीक है। तो जी सर। डिटेल्ड पेशेंट का सब छोटा से छोटा डिटेल्ड पता होना चाहिए, तब जाके तुम वो डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हो। ठीक है सर। जैसे कि ये तो सर आपने जो बात बताई बहुत जरूरी है कि जो उम्र है, मतलब जैसे एज फैक्टर जिसको हम कहते हैं, वो हर बीमारी के को पकड़ने में बहुत मायने रखता है। मायने कि रखती है। अगर यस। उम्र ज्यादा है तो हमें अलग अलग तरीके की चीजें सोचने को पड़ती हैं, लेकिन या अगर उसकी उम्र कम है तो हम सीधी बात सोच सकते हैं कि अगर पेट का दर्द बता रहा है तो पेट में ही होगा। है ना सर? आपका यही पॉइंट है यस। इसमें। ठीक है। सर जैसे कि अब ये जैसे कि अगर हमने मान लीजिए सर पेट का इलाज आपका शुरू किया किसी पेशेंट ने, स्पेशलिस्ट से या आपसे सर हम लोग करवा रहे हैं, तो सर जैसे इसमें सामान्यतः कितना मतलब पेशेंट को जो है कितना समय लगता है कि उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है?
लगभग हम क्या मान के चले इसमें? देखो कैसा है, पहले तो अगर कोई मेरे पास, पिछले बार भी मैंने 2-3 पेशेंट ऐसे कंसल्ट किए हैं जो आए थे शायद से एमएसओ, अमित अमित एमएसओ थे शायद से, मुझे याद नहीं। एक पेशेंट हमेशा आता था तो मैंने उनको सारी दवाई दे के, जब वो तीसरी बार मेरे पास फॉलोअप आया तो पेशेंट एकदम ठीक ठाक था। पर अभी कैसे होता है, हर एक बीमारी तुरंत ठीक हो जाए ऐसा नहीं होगा। हम्म। जैसे कि गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम है हम्म। वो लाइफ लॉन्ग तक भी रह सकती है, ओके सर। पर उसका दर्द अगर 90% है तो 90% से 40% तक लेके आने का काम होता है डाइट का, 40% से 10% लेके आना काम होता है डॉक्टर का। जी सर। पर अगर डॉक्टर दवाई देगा और वो डाइट फॉलो नहीं करेगा तो वो दर्द हमेशा 50 और 60% के बीच में ही रहने वाला है। तो कोई भी बीमारी डायग्नोस होने के बाद वो डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना पेशेंट को फायदा हो सकता है वो तो डायग्नोसिस के बाद ही बता सकते हैं। जैसे कि ठीक कोई है। कोई पेशेंट है, गैस्ट्राइटिस वाले जो पेशेंट होता है उनको हम लोग लाइफ लॉन्ग प्रोटॉन पंप इनिबिटर मतलब पीपीआई एंटासिड की दवाई देनी होती है। पर हाँ। कभी कभी पेशेंट भी कैसे होते हैं, उनको जिस दिन आराम मिलेगा तो वो दवाई छोड़ देते हैं। हाँ सर, ये तो है। ठीक है, और दवाई छोड़ दिया मतलब वापिस 1 हफ्ते के बाद वो प्रॉब्लम चालू होती है। तो जब डॉक्टर बोलता है कि 3 महीने तक दवाई लेना है, पर पेशेंट को आराम तीसरे दिन पे ही मिलता है तो पेशेंट छोड़ ही देता है। हाँ सर, ज्यादातर तो ऐसा कर देते हैं तो लोग। फिर वो टाइम तो ऐसा बता नहीं सकते। ट्रीटमेंट क्या है, अगर हाँ कि कोई पेशेंट को प्रॉब्लम है और इसकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी तो सर्जरी कर देगा तो उसका प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व हो जाएगा। पर अगर वो पेशेंट बोलेगा मुझे सर्जरी नहीं करनी है सर, मुझे दवाई गोली दो, तो लंबा चले जाएगा, लंबा चलते रहेगा। जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा सर, तो मतलब इसका ये हुआ कि जो भी बीमारियां सर इलाज होता है, अगर पेशेंट जैसे कि उसको बताया गया वैसे फॉलो कर रहा है तो उसको आराम मिल जाएगा जल्द से जल्द। यस। हाँ, लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि इसका 3 महीने चलेगा कोर्स तो उसको वैसे ही फॉलो करना है। अगर तीन यस। दिन में आराम मिल गया तो छोड़ कर नहीं बैठना है। नहीं तो चलना सर हमारे मेडिकल स्टोर्स मतलब हर पेशेंट को ये समझाएं कि आपको जितने दिनों का बताया जा रहा है इलाज कोर्स उतने बोला दिन है। आपको यस। करवाना है। हाँ, उसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है, वरना ये समस्या आपको दोबारा हो जाएगी, है ना ठीक सर? है। यस। ठीक है सर। सर जैसे कि आप कुछ ऐसी मतलब कुछ छोटी छोटी दो चार ऐसी सर बातें बताएं कि जिनका थोड़ा ध्यान रखे अगर कोई भी, तो जैसे वो बीमारियां उसे एक बार ठीक हो गया सर, दोबारा फिर उसे वैसी कोई समस्या ना आए। तो इसके लिए सर पेशेंट के कुछ, जैसे सर बैलेंस डाइट एक बात होती है ना? तो सर इस तरीके के कुछ पॉइंट्स सर बताएं कि लोग थोड़ा, एमएसओ हमारे पेशेंट्स को ये चीजें बता पाए कि भैया ऐसे करना तो दिक्कत कम रहेगी। कुछ सर ऐसी प्रिकॉशनरी सर कुछ बातें आप बताएं। देखो, सबसे जो भी अपना पेट से रिलेटेड संबंधित है वो सिर्फ 3 चीज की वजह से खराब होता है। जी। एक तो खाना जो खाते हैं उसका टाइम, लोग कुछ भी करते हैं, मतलब नाश्ता 8 बजे करना होता है, 7 से 8 के बीच में, तो लोग नाश्ता करते हैं 11 से 12 के बीच में। जी सर। ठीक है, खाना खाते हैं 3 से 4 के बीच में, जी और सर। डिनर करते हैं रात में 10 से 11 के बीच में, और 11:30 बजे सो जाते हैं। तो खाना कौन से टाइम पे खाना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट जो कि 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, लंच मतलब 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, और शाम का खाना 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, काफी लोग नॉर्मल पॉपुलेशन देखा जाए तो 10:30-11 बजे सो जाते हैं। ठीक है, तो अगर डाइट प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो ये सब परेशानी प्रॉपर प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज है नींद। जी बहुत सर। लोग हाँ। बोलते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं होता, उसका स्ट्रेट कांटेक्ट है नींद के साथ भी। अगर तुम 10 बजे 11 बजे सोते हो तो देखो कि कम से कम 7 घंटे रोज सोया कीजिए, तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। जी। कोई लोग करते हैं नाइट शिफ्ट जाते हैं, रात में 12 बजे सुबह 9 बजे आके 9 बजे सोते हैं। नहीं, उसके वजह से क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी रिलीज होती है, और टॉक्सिसिटी रिलीज अगर हो जाए तो पेशेंट ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन में चला जाता है। और ठीक है। तीसरी चीज है लत लगना कोई भी चीज का, जैसे कि अल्कोहल, जी। स्मोकिंग और टबैको। ये 3 चीज तो एमएसओ जब भी कोई भी पेशेंट आए, भले वो पेट रिलेटेड हो या कोई भी, उनको तो ऐसा बोल सकते हैं तुम दवाई ले रहे हो इसके लिए ये सब बंद कर दो करके। जी सर। जी। 90% पेट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम दारू की वजह से होती है। जी। जी सर। ठीक है। जी सर।
ठीक है सर। तो जैसा कि आपने जो बातें बताई सर, उसमें मेन पॉइंट ये है कि जो भी खाना नाश्ते का समय है उसको बिल्कुल सही तरीके से निर्धारित किया जाए। कुछ यस, भी कोशिश किया जाए कि उस हर चीज समय से ली जाए, है ना सर। और यस, दूसरी चीज है कि अगर आपको जैसे पान तंबाकू दारू गुटखा किसी भी चीज की अगर लत है तो वो पेट पे बहुत ज्यादा असर डालती है ना सर। यस, तो इसलिए उसको हमें कोशिश करनी चाहिए, या तो हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और एमएसओ भी अपने हर पेशेंट को ये बात समझाएं कि कोई भी दवा तभी काम करेगी जब आप पेशेंट को ये बोलेंगे कि वो इन सारी चीजों को रोक दे, तभी उसको कोई भी दवा सर फायदा करेगी, है ना सर। ये सब चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी सर। जैसे कि अब जब पेशेंट कंसल्टेशन के लिए हमारे मेडिकल स्टोर के पास आता है, तो सर आप ये बताएं सर कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जो हमारे मेडिकल स्टोर वाले पेशेंट से बात करके पहले ही सब कुछ आपको बता सके, जिससे आपको उसमें डायग्नोसिस में पेशेंट की बीमारी में सर मदद मिले। ऐसी कौन कौन सी सर बातें हैं जो एमएसओ पहले ही पेशेंट से सब कुछ पूछ ले, जिनको आप सर जिससे आपको मदद हो सर। मतलब हिस्ट्री में जैसे आप बताइए कि क्या क्या चीजें उन्हें नोट हमें 100% करनी ही करनी है ठीक है। आपके लिए। कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले पेशेंट क्या बोल रहा है वो सुन लीजिए। उसके बाद पेशेंट अगर आता है तुम्हारे पास पेट दर्द होता है ये पूछता है, तो पेशेंट को पूछिए पेट कहाँ दर्द होता है। छाती के बीच में होता है, राइट साइड में, ऊपर के भाग में होता है, नीचे के भाग में होता है, या लोअर साइड में होता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, खाना क्या खाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, जब भी वो वॉशरूम यूज करते हैं तो वॉशरूम के दौरान खून निकलता है क्या। ठीक है। ये तीन चीज हो गए। चौथी चीज, उल्टी अगर अगर हो रही है या उल्टी जैसे हो रहा है तो ये पूछा कीजिए। ये चार चीजें ऐसे पूछ लिए तो इससे समझ में आपको ये आ जाएगा कि ये पेट रिलेटेड बीमारी है या पेट रिलेटेड बीमारी नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। सर जैसा कि हम मतलब आपने बताया कि हमें जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट आए तो हम उससे ये सारी चीजें पूछ लें। तो सर इसी क्वेश्चन में सर ये जो सबसे जरूरी बात है सर, आप ये बताएं कि अगर जैसे कि मरीज की हिस्ट्री से संबंधित जो हम हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल स्टोर वाले सारी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो सर उसमें ऐसे कौन कौन से बातें हैं जो इन्हें पेशेंट से पूछनी ही पूछनी है। मतलब हिस्ट्री में सर कुछ भी कमी ना रहे, ऐसी कौन कौन से पॉइंट है सर जो इनको 100% पूछने ही रहते नहीं, हैं। बस ये चार चीजें ही इनको पूछनी है, क्योंकि बाकी फिर मैं जब पेशेंट से बात करूंगा तभी हाँ उनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम मुझे तुरंत समझ में। ये चार चीज पूछनी है। उसके हाँ। अलावा कुछ पूछो या ना पूछो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। जैसे कि हर बार जैसे ये कहा जाता है कि हमें वाइटल्स भी हमेशा लेने चाहिए पेशेंट के, कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो सर क्या ये वाइटल्स लेना भी हिस्ट्री में बहुत ही मायने रखता है, जिससे आपको मदद मिलेगी। देखो, वाइटल्स कैसा होता है, कभी कभी बीपी और पल्स, जी सर। ये बहुत जरूरी है। हाइट मत लो चलेगा, जी वेट भी मत लो तो भी चलेगा, क्योंकि वेट में डॉक्टर को पता ही चल जाता है कि इसका वजन ज्यादा है क्या कम है। ठीक है। वाइटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पल्स रेट। अगर कोई पेशेंट का पल्स रेट 98 है, हम लोगों की दवाइयाँ कोई कोई ऐसी होती है कि जो दवाई देने के बाद पल्स रेट कम होता है। जी समझो अगर 98 है तो मैं कोई जी दवाई दे रहा हूं तो पेशेंट का ज्यादा से ज्यादा पल्स रेट ड्रॉप होगा 60 70 तक। पर जी समझो कोई पेशेंट का पल्स रेट ही 45 है और मैं उसको कोई भी दवाई ऐसी दे रहा हूँ जिससे मुझे हाँ। पता है कि पल्स रेट कम होना है, तो 45 से अगर 35 गया है तो पेशेंट का हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। ओके सर। तो वाइटल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई कोई ब्लड प्रेशर की दवाई होती है। ठीक है। कोई कोई पेशेंट बताता नहीं कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही हूँ, जी पर मुझे लग रहा है कि अभी ब्लड प्रेशर मैंने देखा है ज्यादा है, अरे हाँ इनको दवाई देनी जरूरी है, मैं और एक दवाई ऐड कर देता हूँ। तो वो तो पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर से सीधा लो ब्लड प्रेशर में चली जाएगी। जी 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 सर। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पल्स रेट कभी कभी ज्यादा इसके लिए जरूरी भी होता है कि अगर समझो कोई पेशेंट आया और उसको बहुत दर्द है और उसका पल्स रेट 110 है, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट दो कारणों की वजह से उसका पल्स रेट ज्यादा है। एक तो उसका दर्द के वजह से, या दूसरा उसको फीवर है, या उसने डिहाइड्रेशन है, पेशेंट ने पानी नहीं पिया है। तो ये सब चीजों में पल्स रेट ज्यादा बढ़ता है। तो ओ पल्स रेट और बीपी बहुत जरूरी है। बाकी हाइट मत लो, वेट मत लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेट क्यों जरूरी होता है छोटे बच्चों में। वेट
अगर मोर देन 20 kgs है तो तुम फुल डोज मेडिसिन दे सकते हो, पर अगर वेट 20 किलो से कम है तो वो पेशेंट को अपने को आधा डोज देना होता है। इसके लिए वेट इंपॉर्टेंट होता है। पर जब तुमको आया है पेशेंट, तुमको तो ये समझ में ही आ जाएगा देखते ही कि पेशेंट पतला है, मोटा है, क्या है। अगर पतला है, बहुत पतला है, तो तुम उसको वजन दो। अगर नहीं है, नॉर्मल लग रहा है, आपको रहेगा 30-40 के ऊपर है, तो जरूरत नहीं है वजन लेने की। ठीक है सर। ठीक है, ठीक तो है। सर मतलब आपका ये कहना है कि वाइटल्स में जरूरी होती है, मतलब पल्स और जो है बीपी, और सर यस। बच्चों में तो वजन अगर लेना ही लेना है। और सर उसके अलावा सर जैसे आपने ये बताया कि जैसे हिस्ट्री में जो 4 बातें आपने बताई कि जिससे आपको डायग्नोसिस बनाने में ये मदद आसानी मिलेगी। हो। हाँ, तो सर मतलब ये इसमें मतलब सर आपका कहना ये है कि ये बातें हर मेडिकल स्टोर को फॉलो करनी ही करनी करनी ही है ना करनी, सर? यस। हाँ, ठीक है। तो सर जैसे कि और सर इसमें एक पॉइंट ये भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हिस्ट्री लेना तो हर पेशेंट में कंपलसरी ही है ना सर? उसमें यस। कोई हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि हम एक में लेंगे एक में नहीं लेंगे। ऐसा सर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें सब नहीं, में ही लेना है, लेना चाहे है। वो छोटी सी बात कहे चाहे वो बड़ी सी बात कहे। यस। हाँ, ठीक है। तो सर जैसे कभी कभी होता क्या है कि कुछ बीमारियों में सर कुछ साइड इफेक्ट से सर मरीजों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सर इस साइड इफेक्ट में जैसे आप हमारे मेडिकल स्टोर को सर क्या सलाह देंगे कि इसको वो कैसे हैंडल करें, मतलब इसको कैसे डील करें? देखो, कोई भी दवाई देनी हो, तुमको प्रिस्क्राइब करनी हो, तो पेशेंट से सिर्फ एक बार पूछ लो कि पहले कभी ये दवाई ली है क्या, पहली चीज। दूसरी जी चीज, पेशेंट को ये भी पूछ लो कि कोई एलर्जी है क्या कोई दवाई से। जी अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे एलर्जी है, जी। तो उसको पूछो कि वो दवाई लेने के बाद उसके साथ क्या हुआ था, वो पूछ लेना। ठीक है सर। कभी कभी पेशेंट सच बताते, कभी कभी पेशेंट को पता भी नहीं होता कि मुझे ये दवाई की एलर्जी है। हाँ सर, ये पर तो है। पेशेंट को ये जरूर पता होगा कि मैंने एक टाइम पे ऐसी दवाई ली थी, उसके बाद मेरे को क्या हुआ था। जी 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 सर। अगर समझो कि उसने बोला कि मेरे को चक्कर आके गिर गया था और मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, पर अभी जी वो टैबलेट कौन सी है वो मुझे पता नहीं, तो जी एमएसओ को अवॉइड करना चाहिए कोई दवाई प्रिस्क्राइब करने से। उससे अच्छा पेशेंट को भेज देना चाहिए फिजिशियन के पास एक एलर्जिक टेस्ट करवाने के लिए दवाइयों की। ठीक है सर। ठीक है। नहीं तो ठीक पेशेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि ये हम लोग इनके पास गए थे दवाई लेने के लिए, इन्होंने ये दवाई दी और ये दवाई लेने के बाद हमको ऐसा ऐसा हो गया करके। हाँ हाँ सर, ये तो तो हो वो जाता है। मेडिको लीगल केस हो सकता है। तो ठीक है उससे सर। बचने के लिए सबको सावधानी बरतनी है। तो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन इसके लिए जरूरत है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो ब्लेम सीधा डॉक्टर पे आएगा। ठीक है। ठीक ठीक है। है सर, तो ठीक है सर, जैसे मतलब मान लीजिए कि सर ये तो वो पेशेंट्स की बात हो गई जिनको मतलब आइडिया है कि उनके साथ कोई ऐसा बात हुई है या कोई यस। ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन सर जैसे कोई पेशेंट आए और उसके साथ कभी ऐसा ना हुआ हो, ठीक है, तो सर उस पेशेंट में एमएसओ को मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिए जो आपने बताई, सवाल उससे पूछे। अगर पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे कोई चीज की एलर्जी नहीं है, हाँ तो एमएसओ लिख सकते हैं नो नोन एलर्जी। हाँ। ठीक है। और ठीक है। फिर भी अगर वो पेशेंट को दवाई लेने के बाद कोई एलर्जी आती है, जी 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 तो आपका टेंशन नहीं, क्योंकि आपने पेशेंट को पूछा था, पेशेंट ने आपको बताया। जी फिर सिर्फ आपको एक ध्यान रखना होगा कि कौन सी दवाई से इसको एलर्जी है, वो आपको तो पता चल जाएगा अगर वो पेशेंट कंप्लेन करेगा तो आके। जी 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 वो सर। एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एक्ट होता है, उसमें आपको सिर्फ रिपोर्ट कर देना कि ये पेशेंट को ये दवाई से एलर्जी हुई थी, बात जी खत्म। जी। ठीक है। ठीक है सर, तो सर ये तो आपने सर बता दिया कि जो है एलर्जी के में मतलब कैसे हमें डील करना है सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर आज जैसे आपने कोई पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखा, तो सर उसमें एमएसओ को कोई कंफ्यूजन हो जाए या कोई डाउट हो जाए दवा से रिलेटेड, तो सर आपसे संपर्क करके क्या वो सही सलाह ले सकते हैं सर? यस, जरूरी, क्योंकि मेरा नंबर तो सब एमएसओ उसके पास हो भी सकता है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नहीं, देखिए जैसे कि आपने सर सलाह तो सर हम कोशिश ये करते हैं कि देखिए सर पेशेंट तो बैठा नहीं रहता प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद, वो तो सोचता है कि सर हम दवा लें और चले जाएं। तो चले सर जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे एमएसओ आपको या तो सारी बातें वो उसी समय पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है जब पेशेंट का कंसल्टेशन चल रहा है। ठीक है, चलेगा। और अगर कुछ उनसे रह भी गया तो उसी समय जैसे ही उन प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आए उसी समय वो उसको सलाह ले ले पूछ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। बराबर है। ना सर? हाँ, तो सर क्योंकि पेशेंट तो चला जाएगा ना सर, पेशेंट सही नहीं है। बैठा रहेगा। तो यस। सर अब इसके इसी से जुड़ी सर एक चीज हमें और मतलब
कहनी थी सर आपसे कि जैसे अगर पेशेंट मान लीजिए कि 2-3 बार दिखाया और सर उसको इलाज से कोई आराम ज्यादा नहीं हुआ, तो सर ऐसे में सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? अगर मुझे डायग्नोसिस पेशेंट का मिल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट गलत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। पर अगर पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी कि ये पेशेंट को क्या सिम्टम्स से क्या रिलीफ मिल सकता है। वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको भी और मुझे भी एक्सपीरियंस और पेशेंट टू पेशेंट ही पता चलेगा, ठीक है। जी सर। अगर जी। कोई कंडीशन डायग्नोस ही नहीं हुई है हम्म। तो उसको इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन डायग्नोस करने के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। जी। ठीक है सर। तो मतलब सर आपका ये है कि मतलब कि अगर आपके पास जो 2-3 बार आने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमें उस विषय में आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। यस। डायग्नोसिस उसकी मतलब बराबर नहीं हुई है, सही बीमारी का हमें मतलब पता नहीं चला है, पता नहीं तो चला। आगे का प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। यस। मतलब यही है। ठीक है। तो सर जैसे कि जैसे कौन सी सर जैसे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर जिनमें पेशेंट को हमें हॉस्पिटल या कहीं रेफर करना पड़ता है, या सीनियर को रेफर करना है, स्पेशलिस्ट को या सुपर स्पेशलिस्ट को रेफर करना है, तो सर जैसे इस विषय में सर आप कुछ बताएं कि कैसे वो एमएसओ हमारे समझ पाएंगे इस बात को। अभी उसमें ऐसा है कि मैडम कंडीशंस तो बहुत है। जैसे हम्म। कि अभी कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे पित्त की थैली में पथरी है, जी। तो उसका तो आपको सबको पता है कि वो पित्त की थैली निकालनी पड़ेगी। जी सर। अगर जी सर। उसमें अगर एमएसओ या डॉक्टर उनको दवाई दे रहा है तो उससे ट्रीटमेंट पेशेंट का तो होने नहीं वाला है। नहीं सर। जैसे अभी पेशेंट के रिपोर्ट में अगर आया है सोनोग्राफी में अपेंडिसाइटिस, तो जब तक अपेंडिक्स निकालेंगे नहीं तब तक उसका ट्रीटमेंट होने नहीं वाला है। जी जी जी। टेम्पररी बेसिस पे तुम दवाई दे के पेशेंट को आराम भी मिलेगा, पर 2 महीने के बाद वापस वो पेशेंट वही बोलेगा कि दर्द हो रहा है। जी। तो ऐसे केसेस जिसमें पता है कि ऑपरेशन एकमात्र इलाज है, वो पेशेंट्स को सर्जिकल हॉस्पिटल में भेज देने का, उनके साथ जी। ज्यादा दवाई ये नहीं करने का। जी। ठीक ठीक है है। सर। मतलब जैसे कि जो पेशेंट इमरजेंसी में ही जाने की जिनकी अवस्था है, अवस्था उनको है, हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए। ये एक चीज हो गई। और दूसरी, जैसे कि हाँ। पेशेंट आ रहा है नॉर्मल है, पर जी आपको पता है इसका इलाज ऑपरेशन से ही होने वाला है, जी जी जी। क्योंकि उसको दर्द कभी कभी होता है। हाँ। पर अगर एमएसओ या डॉक्टर उनको सिर्फ दवाई लेके आप ये दवाई ले लो आपको आराम मिलेगा, तो वो जो हाँ। ट्रस्ट रहता है पेशेंट और एमएसओ के बीच में, वो जी ट्रस्ट जी रहेगा नहीं कि इतनी सारी दवाई ली पर फिर भी इलाज नहीं हुआ और बाद में उन्होंने बोला ऑपरेशन करवा लो। जी जी जी। तो उससे अच्छा है, आपको पता है डायग्नोसिस ये है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो सीधा पेशेंट को बोल दो कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कितनी भी दवाई गोली ले लो ठीक नहीं होगा। फिर भी ठीक आपको है। टेम्पररी दवाई चाहिए तो हम लोग देते हैं, बस ये बोल दिया ठीक तो है। पेशेंट भी समझ जाएगा। ठीक है। ठीक है। मतलब सर आपका ये कहना है कि हम लोग किसी को सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, मतलब क्षणिक आराम उसको मिल सकता है उस समय, कुछ समय के लिए उसे आराम दवा से मिल सकता है, लेकिन जो पेशेंट जैसे सर्जरी ही जिसमें होनी चाहिए, उसको हमें ज्यादा समय तक जो है ऑनलाइन या दवा यस। पर रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसको बता देना चाहिए कि आप सर्जरी कराइए तो आपको जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा। यस। है ना? तो सर जैसे कोई मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनके पास जैसे कोई आपने दवा प्रिस्क्राइब की उनके पास नहीं है, पर उसका सब्स्टिट्यूट उनके पास अगर है, तो सर क्या वो उसको आपसे बात करके सलाह लेकर आपसे दे सकते हैं ना सर? अगर उसका सब्स्टिट्यूट है तो मेरे से सलाह नहीं लेके भी दे सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। दवाई में कैसे होता है, हम लोगों को एमआर जो आते हैं हमारे पास, जी वो जी लोग जी हमको ये सर। मेडिसिन देते हैं, हम लोगों ने कोई पेशेंट में ट्राई की होती है और उसका रिजल्ट अच्छा आता रहता है, जी तो हम लोग वो प्रिस्क्राइब करते हैं। जी समझो सर। अगर डोलो 650 एक ब्रांड है, जी पर एमएसओ को पता है कि उनके पास डोलो 650 नहीं है, पर सिर्फ क्रोसिन 650 है या पायरेजेसिक है, तो जी वो दे सर। सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कंटेंट सेम होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। मतलब कि अगर उन्हें जैसे कि जो एमएसओ को के पास सब्स्टिट्यूट मौजूद है, सर वो डायरेक्टली दे दे सकते हैं अगर सकते उन्हें उसका नॉलेज है, उन्हें उसके बारे में हैं। जानकारी यस। है तो। सर लेकिन अगर कुछ एमएसओ ऐसे हो जिनको फिर भी वो आपकी सलाह के बिना आगे ना बढ़ना चाहे, तो मतलब वो पूछ सकते हैं। अगर उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट है तो। वो पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। सर तो कि आपसे हमने जो सवाल पूछे हैं, अब हमारे सर एमएसओस को अगर कोई डाउट है, तो सर वो भी अपने सवाल आपसे पूछ सकते हैं। जरूर। तो सर अब माधुरी जी, यस मैम।
जिन एमएसओस को कोई भी डाउट है, सर से सवाल पूछना चाहते हैं, तो अब वो सर से पूछ सकते हैं एक एक करके। तो आप इस बारे में उनसे बात कर लें। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। तो कोई प्रश्न है तो वो अपने हाथ को रेज कर सकता है। श्वेता मैम, ये आरडी सिंह है, आप प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। यस, बताइए। जी सर, क्या एसिडिटी और बीपी से कुछ रिलेशन होता है क्या? एसिडिटी और बीपी की वजह से, एसिडिटी की वजह से बीपी बढ़ता है क्या, आप ऐसा पूछ रहे हो? जी जी सर। देखो, एसिडिटी एक डायरेक्ट कॉज नहीं है बीपी बढ़ने के लिए, ठीक है। आपको एसिडिटी जी किस वजह से हो रही है, और एसिडिटी होने के बाद वो टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है छाती में, तो जी वो मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आपका बीपी बढ़ सकता है, जी ठीक है। पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एसिडिटी और बीपी का, जी सर। ठीक है। जी हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर, एक दादी है, उनका उम्र 65 हो रहा है हाँ और उनको मतलब कि लूज मोशन हो रहा है। उनको हाँ, दवा देने के बावजूद भी मतलब लूज मोशन सही नहीं हो रहा है। ओके। कौन सी दवाई दी आपने? सर, नॉर्फ्लॉक्स, टीजेक, एसिलॉक और मेट्रोजिल और कुछ दवाइयाँ थी। ओके, तो आपने प्रोबायोटिक्स नहीं दिए उनको? सर, प्रोबायोटिक्स अगर नहीं आप सर, डॉक्टर से पेशेंट नहीं को दिया। एंटीबायोटिक दे रहे हो हम्म, तो साथ में आपको प्रोबायोटिक देना इसके लिए जरूरी होता है क्योंकि इंटेस्टाइन जो होती है आंतड़ी, उसमें यस बैक्टीरिया सर। प्रेजेंट होते हैं, गुड बैक्टीरिया यस। बोलते हैं उसको। पर अगर आप एंटीबायोटिक दे के वो पूरे बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हो, यस। तो अपने को अच्छे बैक्टीरिया भी तो डालना पड़ेगा ना इंटेस्टाइन में। यस सर। तो आपको स्पोरोलैक डीएस या वाइबैक जैसी दवाइयाँ सुबह दो, दोपहर में दो और रात में दो ऐड करनी चाहिए, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, एक आखिरी बार मैं सारे मेडिकल स्टोर से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है पेट से जुड़ी या उसके आसपास जो भी लीवर, गुर्दा, किडनी, इससे जुड़ी कोई भी बीमारी से जुड़ा अगर कोई भी आपको डाउट है, सवाल है, तो सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए, ताकि आपको कोई पेशेंट आए तो उसके इलाज में, उसकी बीमारी को पकड़ने में आपको उससे मदद मिलेगी। आप पूछिए, अभी आपके पास समय है, आप एक बार फिर से सोच लीजिए और तुरंत पूछ लीजिए। तो मतलब आप में से किसी का अब कोई भी डाउट नहीं है, तो आगे से हम ये उम्मीद करते हैं कि अब आपको पेट से जुड़ी समस्याओं में, उसका पता लगाने में, पेशेंट की हिस्ट्री लेने में, इन सारी बातों से जुड़ी जानकारी जो सर ने दी है कि कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन सी बीमारियां ज्यादातर पेशेंट को होती हैं, उम्र इसका क्या उसमें जरूरी होता है कि उम्र के हिसाब से, या कोई पेशेंट ऐसा है कि जो आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ये सारी चीजें पेट से या किसी भी चीज से जुड़ी बीमारियों में मतलब बहुत ज्यादा जानकारी इसकी हमें अच्छे से होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सर ने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप अभी भी पूछ लें। मैम, एक तथागत मेडिकल स्टोर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो सर आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। हेलो, यस, बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए। हमारे पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, शुगर, वो शुगर। शुगर बढ़ा रहता है तो आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना है, ये मेरा विभाग नहीं है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट का है मैं, ठीक है। ओके। तो शुगर का अगर बढ़ा हुआ रहता है, पर मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे सकता हूँ उस चीज का। ओके। अगर शुगर बढ़ा है तो कितने दिन से बढ़ा है उनका शुगर, कितने टाइम से कोई दवाई ले रहे हैं? वो आयुर्वेदिक सिरप पी रहे थे, नीम करेला जामुन। ओके, आयुर्वेदिक सिरप, मैं इतना आयुर्वेदा में विश्वास नहीं रखता हूँ। ग्लाइकांड एम टैबलेट खा रहे थे। ओके, तो ये तो एलोपैथी की दवाई हो गई। हाँ, ये तो एलोपैथिक है, वो आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदा भी ले रहे हो और एलोपैथी भी ले रहे हो? जी, एलोपैथिक बंद कर दिया है, ओके सर, आयुर्वेदिक तो ले रहे हैं। आप ये कर लीजिए पहले तय कि आपको आयुर्वेदा में जाना है या एलोपैथी में जाना है, ओके। ठीक है। अगर आप एलोपैथी ले रहे हो तो आप साथ में आयुर्वेदा नहीं ले सकते, और ओके। अगर आयुर्वेदिक ले रहे हो तो आप एलोपैथी साथ में नहीं ले सकते।
ओके। ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो सबसे पहले उनका HbA1c नाम का टेस्ट आता है, वो करवा लीजिए। कौन सा सर? HbA1c। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है, आप बताइए। हाँ ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, ये पूछना था हमें, ये जो पाँव वाली समस्या होती है। कौन सी समस्या? आँव आता है, आँव। कौन सी? आँव आता है, एक समस्या होती है जिसमें पेशेंट ये शिकायत करता है कि हम कुछ खाते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है, और जो है मतलब फिर लैट्रीन भी आनी शुरू हो जाती है, कुछ भी नहीं खा सकते, चिकना वगैरह। और एज उसके करीब 25 ईयर्स, अभी मतलब ज़्यादा एज भी नहीं है, तो उसकी समस्या काफी सालों से है मतलब। तो उनका एक अपर जीआईस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करवा लीजिए। इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। यस। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो उनका मतलब उन्होंने काफी इलाज किया अपना, अभी जैसे कि वो विजिलेक वगैरह भी खाया और मेट्रोजिल वगैरह भी खाई, काफी दवा इलाज किया उन्होंने, बहुत सारी दवाएं उन्होंने करी। बाकी हकीमी दवाएं जैसे आती है जवालिश कमुनी वगैरह, वो भी दवाएं उन्होंने मतलब खाई काफी टाइम तक। नहीं तो उनको कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी आप दे दीजिए, और रिपोर्ट ठीक आने के बाद मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है। ठीक है सर, तो आपका टीम से नंबर तो मिल ही जाएगा ना सर? हाँ, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ। सर वो आँव कहना चाहते थे आपसे। आँव मतलब सर जब लूज मोशन के साथ बहुत ज्यादा सर फ्लूइड आने लगता है सर, लुब्रिकेंट भी बहुत ज्यादा सर आने लगता है विद लूज मोशंस, तो वो इस चीज को मैं ओके। कहना चाह रहे हाँ, वो मैं समझ गया, इसके लिए थे। हाँ उसका टेस्ट कोलोनोस्कोपी, क्योंकि 25 साल से है, तो जी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स है। हाँ जी सर। ठीक है। जी, और भी कोई है जो सवाल पूछना चाहते हैं सर से? सर नमस्ते। नमस्ते। सर अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, हम्म। उसको बैक पेन हो रहा था, ओके। और उसको मतलब हमने ड्रिप मतलब लूज मोशन भी हो रहा था, अच्छा। तो उसको हम ट्रामाडॉल NS में डाल करके लगाए, हम्म। और उसका एक टेस्ट करवाए थे CBC और LFT। अच्छा। CBC में उसका हीमोग्लोबिन 4.4 था, अच्छा। तो दर्द में उसकी आराम नहीं हो रहा था सर। दर्द में आराम नहीं हो रहा था? दर्द बैक पीठ दर्द ही पेन। था? क्या सर? पीठ दर्द ही था, पेट दर्द नहीं हुआ? हाँ, बैक पेन, पेट दर्द नहीं था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसको मतलब इंजेक्शन दिए, आराम नहीं हुआ, तो वो मतलब फिर कहा सर हम लखनऊ लेके चले जाए, तो हम कहे यार लखनऊ नहीं, यहीं पे दिखा लो, हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो हम्म। फिर वो कहा नहीं सर, ऑनलाइन नहीं दिखाएंगे, जाएंगे लखनऊ, वहाँ पे डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी हैं। हम्म। फिर वहाँ पे पेशेंट हो गया। अच्छा। तो ऐसा सर कुछ बताइए जैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ दे, ताकि उसको आराम हो जाता है सर। देखो, अभी ये दो अलग अलग चीज है। आपने सीबीसी करवाया, उसका उनका हेमोग्लोबिन आया 4.4, हाँ सर। और दूसरी चीज आपने बताया बैक पेन। हाँ। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। एक तो पेशेंट का पहले से ही ब्लड जो है उनका सीबीसी वो कम रहेगा, हाँ थैलेसेमिक ट्रेट हो सकता है, इसके लिए थैलेसेमिया को रूल आउट करना चाहिए। जो बैक पेन के लिए जो आपने दवाई दी है ट्रामेडोल, हाँ। हाँ। वो सबसे परफेक्ट दवाई है। अच्छा। पर बैक पेन को यूजुअली प्री गाबालिन नाम का 75 mg वाला डोज आता है। हाँ 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 हाँ। सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट, अच्छा। वो दे दिया करो, क्योंकि ट्रामेडोल से नर्व का जो रिलेटेड पेन रहेगा वो दूर नहीं होगा। हम्म। ठीक है। सर अब प्रीगावालामिन अगर मॉर्निंग में देते हैं सर, उससे बताते हैं पेशेंट चक्कर आता है, ऐसा कुछ क्या? खाना खा के लेने के लिए बताइए, अच्छा, खाना खा के। है ना? अच्छा अच्छा। सब दवाइयाँ, ऑलमोस्ट जितनी भी दवाइयाँ है, सब खाना खाने के बाद लेने के लिए मुझे, सिवाय एंटासिड। अगर कोई और भी है जो अभी जुड़े हैं या मतलब सर से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी पेशेंट का, कोई पेशेंट आया हो जिसमें उन्हें समझ ना आया हो कि इसमें क्या करें, तो अगर पेट से जुड़ा हो तो आप सर से अभी पूछ लीजिए। तो आज का जो सेशन था हमारा सर के साथ, ठीक है, उसमें हमें जो भी बातें पता चली पेट और पेट से जुड़ी बीमारियों में के बारे में, हमें कैसे उसको जानना है, उसको आगे कैसे उसका इलाज करना है, तो उसमें जो सर को, अगर आपने जैसे जो भी सवाल सर से पूछे हैं कि ये समस्या है, ये समस्या है, सारे सवाल आपने सर से अपने जो भी पूछे हैं,
ये तो आपने यहाँ पर पूछ लिए हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि अगर पेशेंट आपके पास मौजूद है, आपके पास दिखाने आ ही गया है, तो आप उसी समय सर से कंसल्टेशन करवा लें उसका। अब आपने आज तो पूछ लिया, पर सर अब आप उस पेशेंट, वो तो पेशेंट तो जा चुका है ना, अगर आप उसी समय पेशेंट को सर से कंसल्ट करवा लेते तो ज्यादा बेहतर तरीके से उसका इलाज भी हो सकता था, और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सारी बातें पता चल जाती कि आखिर उसकी समस्या है क्या। आपको भी अपने सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं आसानी से। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जब पेशेंट आपके पास समस्या लेके आए तो आप सर को कंसल्ट करवा लें पेशेंट को, ठीक है, तो ज्यादा आराम मिल जाएगा पेशेंट को भी। ठीक है सर, आपने सर अपना बहुत प्रेशियस टाइम हमें दिया, बहुत ही सर कीमती समय आपने हमें दिया, तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपने इतनी सारी समस्याओं के बारे में हमें इतने अच्छे से जानकारी दी। सारे एमएसओस को सर मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आगे, अगर कोई भी पेशेंट उनके पास आता है जो पेट से जुड़ी समस्या लेके आएगा। थैंक यू सर।